नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि एक स्वस्थ शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती होंगी, हड्डियों के कार्य क्या होते हैं और हड्डियों से संबंधित प्रमुख रोग कौन से हैं, इन रोगों के लक्षण क्या हैं, इनका उपचार कैसे किया जाए, क्या सावधानी बरती जाए कि ये रोग न हो। इसके लिए आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय प्रसाद जी को। आप महारानी अस्पताल जगदलपुर में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, प्रश्न मन में आता है कि कुल कितनी हड्डियां होती होंगी एक स्वस्थ वयस्क शरीर में, तो क्या कहेंगे? एक स्वस्थ वयस्क शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जी। और एक अन्य जानकारी आपको और बताऊं कि हमारे जब बच्चा जन्म लेता है जी। उस समय हमारे शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। बच्चों में ज़्यादा, वयस्क में कम। कारण यह है कि जब हड्डियां बढ़ती हैं या जब हम बढ़ते हैं जी। तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ के एक वयस्क हड्डी का निर्माण करती हैं। तो जो 270 की संख्या है वो लगभग 206 हो जाती है एक वयस्क शरीर में। जी। अच्छा, ये पुरुष हो या स्त्री, क्या इनमें हड्डियों की संख्या में कोई अंतर है? मूलभूत रूप से कोई अंतर नहीं है जी। हड्डियां दोनों में लगभग समान ही होती हैं। और अगर बनावट की बात की जाए तो? बनावट में अंतर रहता है, क्योंकि एक वयस्क शरीर मेल और फीमेल दोनों का जो कार्य है वह अलग अलग होता है। तो कार्य के आधार पर या हमारी जो एक्टिविटी के आधार पर उनकी संरचना में फर्क होता है। अच्छा, अगर कार्य की बात की जाए, देखिए 206 हड्डियाँ तो जाहिर सी बात है कि बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ये शरीर का। तो इनके कार्य क्या होते हैं और क्या सभी हड्डियों के कार्य एक से होते हैं? हाँ, कार्य में देखा जाए तो मूलभूत हड्डी का कार्य है शरीर को एक ढांचा प्रदान करना। जी हाँ। हम जब खड़े होते हैं तो हमारा एक शेप जिसे हम कहते हैं, तो वो शरीर को ढांचा प्रदान करना हड्डी का मूलभूत कार्य है। जी हाँ। साथ ही साथ उस शरीर के जो भी अन्य अंग हैं जो जिन्हें हम सॉफ्ट टिश्यूज़ कहते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, उनको एक जगह पर रखना यह भी हमारे हड्डी का ही कार्य है। तो वो उनको जो संरक्षण देता है, हाँ। या जिसे हम कहते हैं सुरक्षा कवच, वो हड्डी का कार्य है। साथ ही साथ सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि यह हड्डी हमें खून के निर्माण में मदद करती है। शरीर का वह हिस्सा जो रक्त आप सभी जानते हैं। जी हाँ। तो रक्त का निर्माण भी हड्डी में ही होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग बोन मैरो शब्द सुनते हैं या अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं, तो क्या इसका संबंध इसी से है? बिल्कुल सही। अस्थि मज्जा ही वह स्थान है जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कई बार कई बीमारी में हम ये सुनते हैं कि अस्थि मज्जा की ज़रूरत है, बोन मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट करना है, तो शायद सामने वाला व्यक्ति जो है वो रोग मुक्त हो सकता है। तो क्या स्थिति होती है? खास तौर से उन बीमारियों में होता है जो कि जेनेटिक बीमारी होती है। जी। जिसमें कि कहीं ना कहीं रक्त कणिकाओं में खराबी होती है, चाहे वो वाइट रेड सेल्स हो या रेड ब्लड सेल्स हो। उनमें जहाँ खराबी होगी वहाँ पर हमें मज्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम उस आनुवांशिक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। तो क्या इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति की अस्थि मज्जा की ज़रूरत होती है, या फिर अपने परिवार, या कहना चाहिए कि एक जीन जिसमें होता है उनकी ज़रूरत होती है? उसमें व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मैचिंग है वह होना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार का हो या हमारे परिवार के बाहर का हो। तो जेनेटिक मैचिंग करते हैं, कई तरह की मैचिंग होती है। तो वह मैचिंग अगर मिलती है तो हम उस व्यक्ति की मज्जा या बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आकार के या प्रकृति के आधार पर हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं? नहीं, हड्डियों का प्रकार डिपेंड करता है कि उसका कार्य क्या है। जी। जैसे कि हम हार्ड बोन या सॉफ्ट बोन जो जनरल भाषा में कहते हैं, जिसे कि हम कार्टिलेज कहते हैं, मूलतः बोन हार्ड बोन या मेन बोन बोलते हैं, जिसमें कार्टेक्स और मेडुला रहता है। जी। और दूसरी बात, एक कार्टिलेज बोन होती है। कार्टिलेज बोन मतलब वो सॉफ्ट बोन जो कि हड्डियों के एंड पर, सिरों पर होती है, जिसका मुख्य रूप से कार्य है जोड़ बनाना। जी। देखिए, कई बार ये सुनने में आता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं, चाहे वो वयस्क शरीर हो, बहुत मजबूत शरीर हो, तो कहते हैं कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या भंगुर की जो स्थिति होती है, तो ये क्या है और इसके लक्षण क्या है? हड्डी भंगुरता अगर हम सामान्य तौर पर देखा जाए तो जब हड्डी ब्रेकेबल होती है, जैसे कि हड्डी कमज़ोर होने का अर्थ अलग है कि हड्डी को कमज़ोर कहना मतलब उस पर स्ट्रेंथ की कमी होना।
जी। और जब हड्डी भंगुर की स्थिति में आ जाती है तब हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी नाम से जानते हैं। तो क्या अंतर क्या है दोनों में? दोनों में कमज़ोर होना, हड्डी की लचीलापन में कमी आना जी। और जो हड्डी भंगुरता है उसमें हड्डियों की डेंसिटी में कमी होना, इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो क्या किस तरह से एक व्यक्ति को यह समझ में आएगा कि अब उसे डॉक्टर के पास जाना है कि उसके पास या तो उसकी हड्डी कमज़ोर है या अस्थि भंगुरता की जो है वो स्थिति है? सामान्य तौर पर हम ये पाते हैं कि आम जन को यह पता नहीं रहता कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। जी हाँ। वह स्थिति एक विषय के बारे में जानकर आदमी ही बता सकता है। जी। सामान्य तौर पर यदि हम लें तो जब हमें दर्द होने लगता है, जी। अब वह दर्द सामान्य आदमी ये समझ ही नहीं पाता कि वह हड्डी से आ रहा है या हड्डी के अन्य ऊतकों से आ रहा है जी हाँ। या वह मांसपेशी से आ रहा है। तो यदि हमें कहीं दर्द है तभी व्यक्ति हमारे पास आता है। तो हम ये मान के चलें कि एक लक्षण यह है कि कहीं हमारे जोड़ों में दर्द या शरीर के किसी हिस्से में दर्द या मांसपेशी में दर्द हो, तब हमें डॉक्टर की या किसी भी जानकार आदमी की सलाह लेना चाहिए। तो ये अगर हड्डी कमज़ोर है या अस्थि भंगुरता की स्थिति है तो किस तरह का उपचार इसमें होता है? सबसे पहले सामान्य रूप से तो हम यह देखेंगे जी। कि व्यक्ति में क्या सिम्टम आ रहे हैं, व्यक्ति की किस जगह में और किस हड्डी में किस पार्ट में प्रॉब्लम है। जी। उसके बाद फिर उसकी डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं जी। और टेस्ट के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका क्या इलाज होगा। तो ये दवा से और शल्य क्रिया दोनों से होता है? बिल्कुल बिल्कुल, दवा शल्य क्रिया। उससे पहले मैं कहूँगा कि आदमी का जीवन किस तरह से वो शैली, जीवन शैली उसकी क्या है, उसके ऊपर, और उससे भी पहले उसका भोजन, इन सब चीज़ों को देखना है। तो कितना महत्वपूर्ण है भोजन जी एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ हड्डियों के लिए? देखा जाए तो भोजन का हड्डियों के लिए बहुत ही उत्तम स्थान, उत्तम मतलब जी हाँ, जो उनमें उसकी मूल भूमिका रहती है। जी हाँ। बचपन से लेकर या बचपन के पहले भी, गर्भावस्था से लेकर बुढ़ापे तक हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भोजन अति निर्माण का अति मतलब बोलना चाहिए मुख्य कारण बनता है उसके स्वास्थ्य के लिए। हम देखते हैं कि गर्भावस्था में भी हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया जाता है। आज के युग में कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया जाता है, वो हड्डियों के लिए ही होता है। जी। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो माता का फीड देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। जी हाँ। तो वह दूध, वह भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर शरीर की मालिश, वह इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जब हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमें दूध के पदार्थ दिए जाते हैं जी। या फिर बोला जाता है कि मेवा खाया जाता है। यह सब में हड्डी के लिए आवश्यक तत्व जो कैल्शियम होता है वो उपस्थित रहता है। तो भोजन का यहीं से सबसे प्रमुख स्थान है कि हमारी हड्डियों को सही पोषण मिले। और जीवन शैली की आपने बात की तो भोजन उसका एक अंग है, साथ ही व्यायाम जो है। अब जीवन शैली में जब आदमी वयस्क होता है तब उसके ऊपर जो मांसपेशी की एक परत होती है, जी हाँ, उस मांसपेशी की परत को सबसे जो मूल आधार देता है वो हड्डी ही देता है। जी। और मांसपेशी और हड्डी का दोनों का साथ है। अगर मांसपेशी हमारी चलती रहेंगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो हड्डी भी मजबूत होगी। सरल शब्दों में मांसपेशियों को समझना चाहें अगर तो मांसपेशियां क्या हैं और हड्डियों से किस तरह का एक महत्वपूर्ण संबंध है इनका? मानव तभी मानव कहलाता है जब वो दो पैरों पर खड़ा हो। जी। और दो पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे हड्डी की ज़रूरत है। हड्डी के साथ साथ उन दो पैरों को बैलेंस करने के लिए हमारे मानव शरीर में मसल्स का निर्माण होता है। जी। वह मसल्स ही वह ऊतक है जो कि हमारी हड्डियों को मोबिलाइज करता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। जी। ब्लड सर्कुलेशन मसल्स से होके ही हड्डियों में जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को जितना हम इम्प्रूव करेंगे उतनी हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ, हमारी हड्डियों का न्यूट्रिशन बढ़ेगा। जी। तो इस तरह से हमारे एक मानव शरीर जो खड़ा रहता है उसके लिए मसल्स और जो मांसपेशी और बोन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जी। व्यायाम की बात हम कर रहे थे, कितना ज़रूरी है व्यायाम एक स्वस्थ शरीर के साथ हड्डियों की मजबूती के लिए? देखिए, व्यायाम बहुत ही आवश्यक पहलू है। हम यह मानते हैं या अभी तक ये देखा गया है कि लगभग
30 वर्ष की उम्र तक जी हाँ। हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान किया जा सकता है, प्रदान किया जाता है। जी जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हमारी हड्डियों का घनत्व जी 30 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है, और वह घनत्व हमारे मांसपेशियों की एक्टिविटी से बढ़ता है। जी जितने ही हमारे मांसपेशी एक्टिव रहेंगे, बोन स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी, जी और यह बोन स्ट्रेंथ हमारे पूरे लाइफ भर काम आएगी। जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक लिगामेंट शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं चिकित्सकीय भाषा में, तो ये क्या होता है और हड्डी से कैसा संबंध है इसका? हमारे शरीर में जो हड्डियों के एंड होते हैं, जी हाँ। वहाँ पर दूसरी हड्डी आके जुड़ती है। जी तो लेकिन यहाँ पर दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, वह गैप एक सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट हड्डी, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, जी हाँ। उससे जोड़ती हैं। और दोनों हड्डियों के सिरों को जोड़ने वाला जो ऊतक है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। जी जी। अच्छा, कई बार सुनने में आता है कि मतलब व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, या फिर मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आ गया है, या शायद लिगामेंट में कोई दिक्कत आ गई है, समझ नहीं पाता है व्यक्ति। तो क्या इन तीनों स्थिति में उसे चिकित्सक के पास जाकर के अपनी जांच करवानी चाहिए? हाँ, सामान्य रूप से हम तीनों स्थिति में कहते हैं कि चिकित्सक के पास जाएं और जांच करवाएं। रही बात जैसे मसल्स हुआ, तो वह एक सुपरफिशियल लेयर है। मसल्स सामान्य अवस्था में छोटी मोटी जो टूट फूट रहती हैं मसल्स की, वह अपने आप हील हो जाती हैं। किंतु जहाँ हड्डी और ऊतक जो कार्टिलेज बोलते हैं, उसमें अगर डैमेज होता है, तो इसमें आवश्यक रूप से हमें कहीं ना कहीं एक चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, हड्डियों में संक्रमण, ये इन दिनों काफ़ी सुनने में आ रहा है कि हड्डियाँ जो है वो संक्रमित हो गई है। तो ये हड्डियों में संक्रमण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे लक्षण हैं इसके? सामान्य भाषा में बोले जैसे हम लोग सर्दी जुकाम, जी, यह एक संक्रमण है, लेकिन यह संक्रमण हमारे शरीर के ऊपरी भाग में होता है, नाक में या मुंह में या इस तरह के एरिया में होता है। तो हड्डियों में भी संक्रमण होते हैं। जी। अब वह संक्रमण यदि सामान्य बैक्टीरिया से होते हैं तो उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। जी। वायरस से होते हैं तो वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, या अन्य किसी बाहरी तत्व से होते हैं तो उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ जोड़ते हैं। तो लक्षण कैसे होते हैं इसमें? संक्रमण शब्द यह है कि वहाँ पर कोई घाव हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो उसे हम संक्रमण के साथ जोड़ते हैं। जी। तो एक अगर व्यक्ति स्वस्थ है, और फिर कैसे लक्षण उसको दिखेंगे या महसूस होंगे अगर उसकी हड्डियां संक्रमित हैं? संक्रमित हड्डियां हम सीधे सीधे कहते हैं कि जहां घाव होगा या जहां चोट होगा, वहां सामान्य रूप से सबसे पहले दर्द होगा जी, वहां पर सूजन आएगा, उसके ऊपर की जो चमड़ी है वहां पर उस चमड़ी का रंग बदलेगा, वो चमड़ी लाल होगी, और वहां पर अपने को गर्म, वह एरिया गर्म लगेगा। तो यह एक सामान्य लक्षण है कि हाँ, यहाँ संक्रमण है। जी। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, सूजन की आपने बात कही, तो स्पॉन्डिलाइटिस अक्सर हम सुनते हैं कि वो भी रीढ़ की हड्डी में एक प्रकार का सूजन है। तो ये सूजन का कारण क्या होता है? सूजन जैसे हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में आप बात कर रहे हैं, तो रीढ़ की हड्डी में बहुत कई तरह के जोड़ होते हैं। उन जोड़ों में जब सूजन आती है तो एक सामान्य हम कहते हैं कि भाई हड्डियों के जोड़ों में सूजन है या आपकी रीढ़ की हड्डी में सूजन है। वह सूजन हड्डी के ऊपर जो ऊतक है, जैसे मैंने अभी बताया, कार्टिलेज या लिगामेंट, मुख्य रूप से जब कार्टिलेज या लिगामेंट के ऊपर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर वो सूजन आती है। तो जनरल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कि सूजन आ गई है। तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, तो किस तरह की सावधानी बरतें कि ऐसा कोई संक्रमण, ऐसी कोई सूजन जो है वो हड्डी में ना हो? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वह सूजन या संक्रमण क्यों हो रहा है। जी हाँ। बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर सामान्य ऊतक में कोई बीमारी है, या वह जेनेटिकली है। जी। इन तीनों चारों कारणों से फिर उसमें सूजन आती है। जी। और सूजन को सबसे पहले हम शरीर को रेस्ट देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। कहीं भी यदि सूजन है तो हम उसे सामान्य रूप से कहते हैं कि हम उसे रेस्ट दें, आराम दें। जी हाँ। ताकि वहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुए हैं उन पर प्रेशर न पड़े और आदमी को दर्द ना हो। जी। तो मूलभूत रूप से हम आराम करने की सलाह देते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर डिफरेंट तरह के उपचार, जी, चाहे वो गर्म थेरेपी करें या कोई ठंडी थेरेपी करें,
या फिर कुछ दवाइयाँ लें, तब उसमें आराम करने या आराम मिलने की संभावना रहती है। जी। तो सर कई बार चोट लगती है या कई बार दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में हड्डियों का टूटना जो है वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता तो है कि शायद खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम क्या उठाया जाना चाहिए? सबसे पहला कदम मैं आपको इसके पहले बता दूं कि सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ। सबसे पहले ये याद रखें कि जहाँ भी चोट लगी है या ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर की संभावना है, उस स्थान को रगड़ें नहीं। जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं भी हुआ लोग मालिश कर देते हैं, मालिश करना शुरू कर देते जी हैं। हाँ। सबसे पहले मेरी ये सलाह रहती है कि आप उस जगह को रगड़ें नहीं, उस जगह को रेस्ट दें। रेस्ट देने का मतलब है आराम करने दें। हम अगर गिर गए हैं तो जी। अचानक उठने की कोशिश ना करें, हम उसी अवस्था में रहें और उस पार्ट को, जहाँ भी हमें चोट लगी है, उस पार्ट को कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से सपोर्ट दें, चाहे वो सिर्फ एक कागज़ का गत्ते का टुकड़ा भी क्यों ना हो या कोई लकड़ी का टुकड़ा भी क्यों ना हो, वहाँ लगा के उस एरिए को सपोर्ट करें और उसके बाद फिर उसके आगे और पीछे वाले जोड़ों को स्थिर रखें। अच्छा। ताकि आपकी जो चोट है वह चोट की प्रकृति गंभीर ना हो, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, ताकि उपचार करने वाले को भी आगे नुकसान होने की संभावना न रहे। जी हाँ, क्योंकि कई बार देखते हैं कि भीड़ जो है वो ऐसे समय में बिना सोचे समझे, बड़ी उत्तेजना में, जल्दबाजी में या कहीं घबराहट में उस व्यक्ति को उठा करके जैसे भी संभव होता है ले जाते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है। उठा करके ले जाएं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस अंग को स्थिर रखें जहां चोट लगी। जी हाँ। अच्छा, कई बार ये भी देखने में आता है कि व्यक्ति जो है सामान्य चोट है या सामान्य दुर्घटना है और हड्डी टूटी है, 15 दिन 1 महीने का अगर प्लास्टर लगा है, तो प्लास्टर खुलवाने के लिए वो लोग चिकित्सक के पास नहीं पहुंचते और घर पे ही प्लास्टर खोल लेते हैं, क्योंकि कई बार बड़ी बेचैनी महसूस करते हैं वो लोग। कितना सही है कि चिकित्सक के पास जाकर प्लास्टर खुलवाएं और फिर जांच करवाएं कि हड्डी सही जुड़ी है या नहीं? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपकी हड्डी टूटी है और उस जगह पर प्लास्टर से उपचार किया जा रहा है, तो कृपया अपने मन से उसे खोलने की कोशिश न करें। डॉक्टर की सलाह पर जितना समय डॉक्टर ने बताया है उतने समय बाद ही खोलें। कारण यह रहता है कि कई हड्डियां जो टूटती हैं उनके सबके हीलिंग पीरियड्स अलग अलग होते हैं। जी हाँ। कुछ हड्डियां 2 से 3 हफ्ते में ही जुड़ जाती हैं और कुछ हड्डियां 6 से 8 हफ्ते में जुड़ती हैं और कई को 16 हफ्ते लगते हैं। जी। तो यदि हम उपचार को बीच में ही तोड़ देंगे या बीच में ही रोक देंगे तो हड्डियों की जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगी और उसके बाद आपका ही जो इलाज है, जो मान लीजिए 1 या 2 महीने में ख़त्म होना है, वह इलाज 6 महीने या 8 महीने तक चलेगा या कभी कभी सालों तक चलता रहता है। तो एक छोटी सी गलती आपके लिए ज़िंदगी भर की परेशानी बन सकती है। जी हाँ, मतलब सावधानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर की सलाह मानना ज़रूरी है, खास तौर से प्लास्टर के मामले में। जी डॉक्टर साहब, हड्डियों का बढ़ जाना, ये भी अक्सर सुनने में आता है कि हड्डी बढ़ गई है, तो ये हड्डी शरीर के किस हिस्से में बढ़ती है और क्या कारण होता है हड्डी के बढ़ जाने का? अभी आपने लिगामेंट की बात करी थी। जी हाँ। तो लिगामेंट जहाँ पर हड्डी से जुड़ता है, जी, अक्सर हड्डियाँ वहीं पर बढ़ती हैं। उसका कारण ये है कि हमारी मांसपेशियों का जो खिंचाव है बार बार अगर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होता है और ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो लिगामेंट है वहाँ पर एक हड्डी बनने लगती है। जी। तो आमतौर पर हम उसी को कहते हैं कि आपकी हड्डी बढ़ रही है। मतलब उस जगह पर स्ट्रेस ज़्यादा है, उस जगह पर खिंचाव ज़्यादा है, वहाँ पर आपका शरीर का जो लोड है वह प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा आ रहा है। जी हाँ। तो इसलिए वहाँ की हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में स्पर फॉर्मेशन बोलते हैं। जी। जो कि आमतौर पर हड्डी बढ़ने के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये नज़र कैसे आती है? ये नज़र आम व्यक्ति के लिए मुश्किल है, हम उसके लिए एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं या आजकल एमआरआई भी आते हैं, तो हम एमआरआई भी कराते हैं उसको देखने के लिए। अच्छा, एमआरआई के माध्यम से क्या जांच होती है, क्या पता चलता है? एमआरआई मुख्य रूप से सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए है। जी। हड्डी में हम लोग जो सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं, जो मैरो रहती है, जी हाँ, मैरो में यदि कोई चेंजेस आते हैं, तो जो सबसे पहले अपनी बात हुई थी, हाँ, उस मैरो में कोई चेंजेस आते हैं तो मुख्य रूप से उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एमआरआई का उपयोग करते हैं। या फिर कहीं डिस्क की प्रॉब्लम हो उसके लिए करते हैं, या कहीं किसी नसों की, जिसे हम नर्व्स कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो तो हम एमआरआई का यूज़ करते हैं। जी हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब की कैंसर की अगर बात करें हम, जी,
तो ये हड्डियों का कैंसर, जी ये इन दिनों काफ़ी सुनने में आ रहा है। जी। तो ये क्या होता है बताइए। मुख्य रूप से कैंसर हम उससे कहते हैं जहाँ पर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। जी तो यदि हड्डी के किसी पार्ट में ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो उसे हम सामान्य रूप से कैंसर का प्रतीक मानते हैं। जी हाँ। और यह हमारे हड्डी के जो विभिन्न लेयर होती हैं उन लेयरों में पाई जाती है। जी या फिर वह मज्जा हो या कॉर्टेक्स हो या उसके ऊपर एक पेरियोस्टम लेयर होती है। इन लेयरों में यदि जो विकृति आती है जिसमें कि हड्डियों की ग्रोथ बढ़ती जाती है जी, तो वहाँ पर हम उसे कैंसर, हड्डी का कैंसर कहते हैं। उपचार संभव है? बिल्कुल उपचार संभव है। यदि हम प्राथमिक तौर पर उसका अर्ली डिटेक्शन कर लें तो बिल्कुल 100% हड्डियों के कैंसर का उपचार संभव है। तो ये औषधियों से है या फिर इसके लिए शल्य बिल्कुल, क्रिया की? इसके लिए बहुत सारी अगर प्रारंभिक उपचार है, कुछ लिमिटेड एरियाज में है तो हम उसे शल्य क्रिया करके निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरी हड्डी डाल देते हैं। अच्छा। या हड्डी का कोई सिरा डैमेज है जी हाँ। या कैंसरग्रस्त है तो उसे निकाल के हम दूसरा जोड़ प्रत्यारोपित कर देते हैं। क्या तो बात। इसलिए पूरी तरह से ये संभव है। कुछ जरूर हैं जो मैरोज में होते हैं तो उसके लिए भी आजकल हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। जी, मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में अगर हड्डियों में कैंसर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उपचार है। बिल्कुल ये कि उपचार है। नियमित आप जांच करवाएं। जांच करा के उपचार करके हम 5 से 10 साल की लाइफ बिल्कुल अच्छे से जी सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत सकारात्मक आपने बात बताई है। डॉक्टर साहब एक और बात, किस स्थिति में तय करते हैं आपकी दवा से उपचार करना है या शल्य क्रिया करनी है या फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है? सामान्य रूप से सभी बीमारियों का उपचार हम लोग कोशिश यही रहती है कि मेडिसिन से हो जाए। जी। जहाँ पर हड्डियाँ अगर प्रॉपरली नहीं जुड़ रही हैं या हड्डियाँ जुड़ ही नहीं रही हैं या हड्डियों में संक्रमण है, जी हाँ, तब हम उसे सर्जरी की सलाह देते हैं। तीसरा, अगर हम बहुत अर्ली किसी भी हड्डी का या किसी भी ऊतक का उपचार करना चाहते हैं तो हम सर्जरी की सलाह देते हैं। जी। और फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो लगभग देखा जाए तो फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी वही है जो कि हम एक्सरसाइज किया करते थे बचपन में, स्कूलों में। पीटी इज़ फिजियोथेरेपी। जी। तो जब शरीर के ऊतक कमज़ोर पड़ जाते हैं तो अमूमन हम उपचार के उपरांत, चाहे वो मेडिसिन से हो या फिर सर्जरी से हो, उसके उपचार के उपरांत फिर हम फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं ताकि उससे हमारे ऊतक मजबूत हों, मसल्स मजबूत हों जो कि हड्डियों को न्यूट्रिशन प्रदान करें और फिर हमारी हड्डियां उससे मजबूत हों। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आँख में हड्डी नहीं होती जी, लेकिन आँख की जैसे सुरक्षा कवच की आपने बात कही, तो आँखों के आसपास की जो हड्डियाँ हैं वो किस प्रकृति की होती हैं और कितनी महत्वपूर्ण हैं वो? आँखों के आसपास की एक हड्डी जो आप सामने ही देखते हैं, फेस के सामने, जी हाँ, वो हड्डियाँ हार्ड, जिन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कॉर्टेक्स प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। जी। तो उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं उसके अंदर आँखों का स्थान होता है। जी। तो स्कल बोन के अंदर ही आँखें स्थापित होती हैं। मतलब शरीर के हर अंग में जो है वो हड्डी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग तो है ही, बाकी सारे अंगों का आधार है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल आधार है और हाँ। हमारे शरीर को संरक्षण प्रदान करना और शेप प्रदान करना ही इनका मुख्य काम है, अन्य कामों को देखते हुए। डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम में आकर के आपने हमारे सभी दर्शकों को प्रमुख अस्थि रोग के बारे में, उनके लक्षण के बारे में और उनके उपचार के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और किस तरह से एक स्वस्थ जीवन शैली जो है वो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ हड्डियाँ जो हैं और स्वस्थ हड्डियों के साथ ही स्वस्थ शरीर जो है एक दूसरे के पर्याय हैं दोनों, ये बताने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।